यस सर। सर बायोमोलिक्यूल्स के जो चैप्टर है वो समझ आया थोड़ा थोड़ा, लेकिन एमसीक्यूज हो नहीं पा रहे। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब जो प्रॉपर आंसर आना चाहिए ना, कोई ना कोई मिस्टेक हो ही निकाल रही है सॉल्व करने में। ओके, डू वन थिंग, ट्राई टू टॉक टू मी टुमारो मॉर्निंग। मुझे कॉल कर लेना आप, सेंटर एडमिन से बोलना मुझे कॉल कर ले, है ना? थैंक यू सर। ऑल राइट बेटा। यस सर। आपका नाम क्या है? माय नेम इज डॉक्टर कमलेश ओझा। यस सर। आपका नंबर कहाँ से मिलेगा? सेंटर एडमिन के पास होगा बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसको बोल देना, सेंटर एडमिन के पास वो अरेंज कर लेंगे। Fine, okay. So let us start today's session. लास्ट सेशन तक जहाँ पे हम पहुँचे हैं, राइट, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. When I repeat the meaning of classification, राइट, क्लासिफिकेशन का जो मतलब है कि हम अपने सराउंडिंग में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर either based on their similarity or on the basis of differences whatsoever found between them, उनके बीच में जो भी सिमिलरिटी है या तो डिफरेंसेस हमें मिलेंगे, अकॉर्डिंगली वी आर आइदर कीपिंग देम इनटू द सेम ग्रुप और वी आर कीपिंग देम इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स. और ये जो साइंटिफिक अप्रोच वाली सिस्टम है, राइट, उसको हम अभी टेक्सोनोमी या तो क्लासिफिकेशन बोलेंगे. सो हमारे लिए क्लासिफिकेशन ये अरेंजमेंट की प्रोसेस है जिसके हिसाब से हम एनिमल्स को 5 अलग अलग किंगडम्स के अंदर डिवाइड करने की सिस्टम जो लास्ट टाइम हमने बात की है, दो सिस्टम्स कि जहाँ पे ये 5 किंगडम हमने बनाया. किंगडम नंबर 1 बिलोंग्स टू मोनेरा, किंगडम नंबर 2 बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, किंगडम नंबर 3 बिलोंग्स टू फंजाई, किंगडम नंबर 4 बिलोंग्स टू द प्लांट्स एंड लास्ट 5th किंगडम बिलोंग्स टू एनिमल्स. ओके, सो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, देयर आर स्पेसिफिक अप्रोचेस व्हिच हैव बीन कंसिडर्ड टू डिवाइड देम इनटू दिस 5 किंगडम्स. तो ये चार्ट जो है दैट विल बी फाउंड इन योर बुक्स व्हिच इज showing how they have divided them into 5 different categories of kingdoms. So when I talk first about the types of kingdoms or number of kingdom, there are 5. So first kingdom is Monera, second kingdom is the Protista, third kingdom is fungi, fourth is plant and fifth is animal. So ये 5 किंगडम है. अब इसको डिवाइड करने के लिए हमने जो पॉइंट ऑफ व्यूज को कंसिडर किया है, दोज पॉइंट ऑफ व्यूज आर गिवन हियर, द कैरेक्टर्स, राइट. सो फर्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर इज what kind of cell it is, cell type, whether the organism is prokaryotic cell or eukaryotic cell. So first come prokaryotic,
इफ इट इज प्रोकैरियोटिक तो उसके लिए सबसे पहली कैटेगरी आई किंगडम नंबर 1, दैट इज मोनेरा. ओनली मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक. बाकी अगर आप चारों चार देखोगे सब भी यूकैरियोटिक है. अब उनको कैसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा? टू डिवाइड देम हमें फर्दर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके, मैंने ये प्रोकैरियोटिक या तो इसको यूकैरियोटिक क्यों बोला है? वाई डू आई और हाउ कैन आई डिवाइड सच cells into two categories like prokaryotic cell or eukaryotic cell. Karyotic उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, टाइप ऑफ न्यूक्लियस. प्रो पुराना, यू न्यू. जो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस वाले हैं उसको मैं बोलूंगा प्रोकैरियोटिक सेल. डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले हैं उसको मैं बोलूंगा यूकैरियोटिक सेल. चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपको सब कुछ डिटेल में समझाया गया है. यू नो, राइट, विथ द डिटेल्स ऑफ इट. ओके, सो हमारा थर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये इसके साथ एसोसिएटेड है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पे एब्सेंट है उसको मैंने बोला है प्रोकैरियोटिक सेल. राइट, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उसी को मैंने बोला है प्रोकैरियोटिक सेल. जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो तो सब यूकैरियोटिक है. सो फर्स्ट कैरेक्टर एंड थर्ड कैरेक्टर आर ऑलमोस्ट टू साइड ऑफ द कॉइन. दोनों एक ही है, लाइक दैट. रेडी? सो फर्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर ऑलमोस्ट सेइंग द सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यूज. ओके, सेकंड नंबर ऑफ कैरेक्टर इज शोइंग सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. तो सेल वॉल है या नहीं है? अगर है तो किस से बनी है? सो मोनेरा इज अ टाइप ऑफ सेल विच हैव सेल वॉल. अच्छा, मोनेरा की सेल वॉल किस मटेरियल से बनी है? किसी को पता है? मोनेरा यस, peptidoglycan, yes, right. Peptidoglycan is the complex protein and it is actually not protein but it is combination of protein plus carbohydrates. So the material which makes cell wall of bacteria, that is prokaryotic cell, right, उसको हम बोलेंगे पेप्टिडोग्लाइकन. सो यहां पे लिखा है पॉलीसैकेराइड एंड एमाइनो एसिड. तो ये मोनेरा के अंदर यहां पे आपको लिखा या तो दिखाया गया है पॉलीसैकेराइड्स, तो दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन. जो ग्लाइकन है, ग्लाइकन वर्ड बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो वहां पे ये एप्लीकेबल होगा ये पॉलीसैकेराइड वाला मटेरियल. सो डू मेक द एसोसिएशन बिटवीन दिस टू वर्ड्स, राइट. प्लस एमाइनो एसिड्स है उसमें इनटू द स्ट्रक्चर. सो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल includes peptidoglycan, that is polysaccharide, plus amino acids, that is protein. Okay, protista. In some protista they have cell wall but it constituent of this cell wall may be very मतलब अलग अलग हो रहे हैं वो. अब जब हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे आफ्टर फिनिशिंग द मोनेरा, तब हम बात करेंगे कौन से प्रोटिस्टा में सेल वॉल है और किस मटेरियल की बनी है. अंडरस्टूड? टिल नाउ दैट द पॉइंट इज नॉट वेल डिस्क्राइब्ड हियर बिकॉज काफ़ी सारे अलग अलग प्रोटिस्टा में काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की सेल वॉल होती है, इसलिए इसको यहाँ पे जस्टिफाई नहीं किया गया है. कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है. दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में है. फंजाई, वी नो फंगल सेल्यूलोज या तो काइटिन जिसका नाम है, उससे फंगस में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, राइट. हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी इन चैप्टर नंबर 9, सो कार्बोहाइड्रेट्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में जब हमने काइटिन के बारे में पढ़ा था, काइटिन, देयर वी हैव
also seen not only the exoskeletal of insect but also the cell wall of fungus is made up of chitin. So fungal cellulose या तो काइटिन से बनी होती है फंगस की सेल्यूलोज. ये पॉलीसेकेराइड लिखा है, सेम पॉलीसेकेराइड से ही बनी है वो भी, राइट. ओके, नाउ कम्स प्लांट. तो हमें सबको पता है सिंस स्टैंडर्ड 6 एंड 7 प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी है. सो इट इज सेल्यूलोजिक सेल वॉल. एनिमल्स सेल के पास सेल वॉल होती नहीं है. दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल. इट लेक्स सेल वॉल. उसको सेल वॉल की जरूरत नहीं है एनिमल्स को, राइट. सो फर्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बाद 4th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि जब मैंने सेल टाइप को यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में डिवाइड किया तो यूकैरियोट काफी अलग अलग टाइप के हैं, 4. तो तब मुझे अब जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, कि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक है या मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक है, राइट. सेकेंड लेवल में मुझे जरूरत पड़ी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, या तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. सेल, सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम. ये जो सिस्टम है इसको हम बोलेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर मेनी यूकैरियोटिक सेल which are unicellular. I repeat, there are many eukaryotic cell which are unicellular. जितने भी यूनिसेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है एंड यूनिसेल्यूलर है, सबको उठा के मैंने एक ग्रुप में डाल दिया एंड दैट इज सेकंड नंबर किंगडम कॉल्ड प्रोटिस्टा, राइट. तो प्रोटिस्टा आर विथ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये दोनों देखिए सेल्यूलर है, राइट. ये भी सिंगल सेल से बना है, ये भी सिंगल सेल से बना है. दोनों के बीच का डिफरेंस एक ही है, एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है. रेडी, थम्स अप, गुड. ओके, अब मैं जा रहा हूं मल्टीसेल्यूलरिटी में. तो सब मल्टीसेल्यूलर है जिसमें एक में मैंने लिखा है टिश्यू, एक में लिखा है ऑर्गन और एक में लिखा है ऑर्गन सिस्टम. देखिए आपके चार्ट के अंदर है वो, देखिए आपके टेबल जो आपको दिया गया है बुक के अंदर आपको ऐसा मिला. एक के अंदर होगी टिश्यू, एक के अंदर होगा ऑर्गन, एक के अंदर होगा ऑर्गन सिस्टम. मिल गया है. सो देखिए अभी सेल मेक्स टिश्यू मेक्स ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम, ये हिसाब से उसका ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया है हमने. रेडी. सो आप जो हेरारकी को या जो स्टेप्स को जानते हैं वही स्टेप का यूज करके यहां पे क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर उसको अरेंज किया गया है. जो ऑर्गन सिर्फ एक ही सेल से बने हैं उसको मैंने प्रोटिस्टा में डाला. जो यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर है लेकिन उसमें सिर्फ टिश्यू ही है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है, उसको मैंने यहां पे डाला है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन सिस्टम नहीं, उसको मैंने यहां पे डाला है. एंड जिसके पास ऑर्गन सिस्टम है उसको मैंने यहां पे डाला है. सो दैट्स हाउ आई हैव गोट वेराइटीज ऑफ द ग्रुप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल. एंड सभी को अगेन मैंने यहां पे ये तीनों को मैंने स्पेसिफिकली जब ये मल्टीसेल्यूलर हुए तब. सर ये नॉर्मल टीसी और लूज टीसी में क्या फर्क है? लूज टीसी वर्ड में कैन यू रिपीट? नॉर्मल टीसी और नॉर्मल टीसी में क्या फर्क है? ओके, यहां पे आप बात कर रहे हो ना ये दोनों. ओके, लूज टिश्यू का मतलब ऐसा होगा कि जब से फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4, उसमें सबसे पहला जो फाइलम है पोरीफेरा, राइट. तो पोरीफेरा में क्या है, उसने 2, 4, 10, 15 सेल का एक ग्रुप बनाया है. मल्टीसेल्यूलर हो गए, देखिए मल्टीसेल्यूलर हो गए वो, लेकिन उसने जो मल्टीसेल्यूलरिटी स्ट्रक्चर बनवाया है ना वो दिखेगा आपको टिश्यू जैसा, बट एक्चुअल में टिश्यू नहीं है, वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा आपको पढ़ाया गया है, इफ यू रिमेंबर द थिंग. क्योंकि वो सभी सेल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं,
एक सेल का काम खुद का इंडिपेंडेंट है, दूसरे सेल का काम खुद का इंडिपेंडेंट है, सब मिलके एक साथ अगर काम करेंगे तो ही मैं उसको टिश्यू बोलूंगा। अंडरस्टूड? सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड लूज टिश्यू। उसको मैं क्या बोलूंगा? लूज टिश्यू बोलूंगा। वो टिश्यू टाइप के है लेकिन प्रॉपर टिश्यू नहीं है, इम्प्रॉपर टिश्यू है वो। ऑल राइट, ओके। सो जब बात आई मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में स्पेशली ये तीन की, कि एक के पास टिश्यू है, एक के पास ऑर्गन है, एक के पास टिश्यू से लेके ऑर्गन सिस्टम तक की अरेंजमेंट है, और मुझे ये तीन ग्रुप अगर फर्दर डिवाइड करने हैं, तब मैंने सहारा लिया ये लास्ट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, राइट। एक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक पता होगा शायद सबको। सेप्रोफाइटिज्म क्या होता है, किसको पता है? चलिए फटाफट। सेप्रोफाइट, ओके, ईडर सेंटर, ईडर सेंटर, सेप्रोफाइट, कोई भी बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। ईडर सेंटर में, ईडर सेंटर में कोई भी बोल सकता है, ईडर सेंटर में कोई भी बोल सकता है, यस। मोनार्क सूरत, ओके, चलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम। ओके, ईडर सेंटर आप भी बोलिए प्लीज। फाइन, ओके। एनी अदर सेंटर वुड लाइक टू गिव द आंसर? मोरबी, ओके, पोरबंदर, ओके, यस पालनपुर सर। ओके, नाउ जिसका म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। ऑल राइट, ऑल राइट, काफी सारे आवाज एक साथ आ रहे, सो आई मेड यू म्यूट, सॉरी फॉर दैट। ओके, सेप्रोफाइटिज्म is a kind of nutrition. बड़ौदा तरसाली, सॉरी आई हैव मेड यू म्यूट बिकॉज 2, 3, 4 आवाज एक साथ आ रही थी, इसलिए मैंने आपको म्यूट करने के लिए, बट डोंट फील बैड फॉर दैट। यस, सेप्रोफाइटिज्म का मतलब ये होगा कि जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड या डिकेइंग मटेरियल से सक करके, सकिंग मीन्स अब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन जब लेगा, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। रेडी? इसका इवोल्यूशन भी बहुत ही एक यूनिक वे में हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा जब उसका टर्न आएगा तब, क्योंकि 5 किंगडम में देखिए, ये 5 किंगडम जो है, 5 किंगडम, उसमें से 2 किंगडम आपने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। चैप्टर नंबर 3 बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम एंड चैप्टर नंबर 4 बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम, जो आपने ऑलरेडी खत्म कर लिया है। मेरे जो हिस्से में आए हैं ये 3 किंगडम आए हैं। आज हम मोनेरा किंगडम की बात स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम जाएंगे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, और उसके लास्ट में जाएंगे हम फंगस के अंदर। जब फंगल किंगडम हम एक्सप्लेन करूंगा मैं, तब आपको समझाऊंगा कि हिस्ट्री के कैसे वो इवॉल्व हुआ है, क्यों ये बना है, क्यों ऐसा ही है वो, राइट, क्यों सेप्रोफाइटिक वो बना, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी तब लेंगे जब उसका टर्न आएगा। सो ये सेप्रोफाइटिक है, ये फोटोसिंथेटिक है, और ये हेटेरोट्रॉफिक है। इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट मच मोर हियर। सो लेट वी बिगिन कि ये 5 एक के बाद एक जो किंगडम है, तो उसके अंदर ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने समझे, ये इसके अंदर इस सब को मिला के, कुल मिला के देयर आर फर्दर मोर डिवीजन, बट आपको सिर्फ इतना ही क्लासिफिकेशन अभी यहां के लिए याद रखना है। फर्दर क्लासिफिकेशन आपको यहां पे प्लांट का समझा दिया ऑलरेडी, चैप्टर नंबर किसके अंदर? 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 में आपको प्लांट एनिमल के बारे में समझा दिया, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी फर्दर हमें जो डिवाइड करना है वो ये 3 किंगडम को डिवाइड करना है, राइट। सो सबसे पहला जो किंगडम हमें स्टार्ट करना है, दैट इज किंगडम ऑफ बैक्टीरिया एंड दैट इज मोनेरा। ये तीनों किंगडम के अंदर आपको ये पहला किंगडम है, दैट इज बैक्टीरियल किंगडम या तो मोनेरा। इसमें से काफी सारी इंफॉर्मेशंस ऐसी होंगी शायद जो आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में उसके बारे में काफी सारा सीख लिया होगा,
तो ये आपको काफी सारी मैटर ऐसी होंगी जो नई नहीं लगने वाली है. इट यूज टू बी फेमिलियर इंफॉर्मेशन फॉर यू. ये पहली बात. दूसरा किंगडम इसके बाद में जो आने वाला है दैट इज प्रोटिस्टा. अब प्रोटिस्टा में ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो जिसके बारे में आपको पता है. से फॉर एग्जांपल अगर मैं युगलिना की बात करूं, अगर मैं पैरामिशियम की बात करूं, अगर मैं अमीबा की बात करूं, सो दिस आर फ्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी यू आर हैविंग सम नॉलेज और लिटिल नॉलेज अबाउट दोज किंगडम्स, बट मेजोरिटी ऑफ देम यू डोंट नो. सो हम उसके बारे में डिस्कशन जब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तब करेंगे. एंड सबसे टफ पार्ट ये चैप्टर का होगा वो होगा आपका फंगस वाला. राइट? फंगस के बारे में आपने इन द पास्ट कभी नहीं शायद इतना ज्यादा पढ़ा है. सो हमारे लिए वो पूरा पार्ट जो होगा वो नया होगा. सो ये चैप्टर में फंगस वाला ही एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है या तो एक ऐसा डिवीजन है जो हार्ड होगा आपको. बाकी कंपैरेटिवली पूरा चैप्टर जिसको बोलते हैं ना इजी है डाइजेस्ट रखना, करना भी, याद करना भी एंड समझना भी. सो लेट अस बिगिन विथ द फर्स्ट किंगडम, किंगडम ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड मोनेरा. ऑलराइट. सो बैक्टीरिया के बारे में या तो जिसको बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमें वेराइटीज ऑफ द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव गैदर्ड. चैप्टर नंबर 8 के अंदर यू हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. तो उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपके सामने रख रहा हूं. राइट? प्रोकैरियोटिक सेल. has three main components. Any of the living cell in this world has these three components. It is basically made up of these three components. Component number 1 is the envelope. Means external covering, wall, जो भी है, right? Second component cells are having is protoplasm, and third important characteristic feature or component what cell is having is nucleus. दुनिया के कोई भी सेल के अंदर ये तीन कंपोनेंट है. तो प्रोकैरियोटिक के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सेल्यूलर एनवेलोप्स की, तो इट हैज 3 लेयर्ड एनवेलोप. राइट? आपको प्रोकैरियोटिक सेल की जो एनवेलोप की बात की है उसमें 3 एनवेलोप समझाए हैं. द मोस्ट एक्सटर्नल एनवेलोप कौन सा है, किसी को याद है? यस, जूनागढ़ सेंटर. गुड. सबसे पहला जो एक्सटर्नल लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. ये ग्लाइकोकैलिक्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो प्रोटेक्शन देता है सेल को. प्रोटेक्टिव लेयर है वो. राइट? इट इज प्रोटेक्टिव लेयर. There are 2 categories, 2 further types of glycocalyx if you remember with this respect. 2 different types. Yes? हाँ पोरबंदर बोलिए. हाँ बोलिए. Slime layer and capsule. ओके ओके. ये अगर टफ है, टफ अगर टफ लेयर है तो उसको मैं बोलूंगा कैप्सूल. और अगर ये सॉफ्ट मटेरियल है, जेली जैसा, राइट,
तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। सो दिस इज द फर्स्ट एनवेलोप, सबसे बाहर का एनवेलोप है ये है। अगर सेकंड उसके अंदर में आऊंगा, सेकंड नंबर, इट इज सेल वॉल, जिसके बारे में अभी मैंने आपको क्वेश्चन किया था, आपने बोला था पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, राइट? सो आई एम राइटिंग इट स्ट्रेट वे। प्लस अमाइनो एसिड्स। एंड थर्ड सबसे अंदर होगी, दैट विल बी योर सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, राइट? कि सेल मेम्ब्रेन ओनली इज living structure which is present in prokaryotic cell. Do remember, जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट? अगेन आई रिपीट द सेम स्टेटमेंट, सेल मेम्ब्रेन इज ओनली लिविंग स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन टू प्रोकैरियोटिक सेल, बिकॉज उसके पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनल है ही नहीं। देर इज नो ऑर्गेनल, अंदर तो कोई ऑर्गेनल है ही नहीं, तो अब बचा क्या उसके पास? कुछ है ही नहीं, ओनली वन स्ट्रक्चर, राइट, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। वही उसके पास है जिसको मैं बोलूंगा लिविंग स्ट्रक्चर है। ओके, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, सेल मेम्ब्रेन की जितनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर सिखाई गई है कि सेल मेम्ब्रेन ये करता है, सेल मेम्ब्रेन वो करता है, सेल मेम्ब्रेन इसके लिए मॉडिफाई हुआ है, सेल मेम्ब्रेन उसके लिए मॉडिफाई हुआ है, राइट? तो जिसको आंसर आता है कि सेल मेम्ब्रेन कौन से काम कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको सिर्फ हैंड रेज करना है, अनम्यूट होकर डायरेक्टली आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बाद में क्या होता है, 2-4 एक साथ आवाज आती है, मुझे पता नहीं चलता है। ओके, एक सेंटर पोरबंदर जिसने हैंड राइज किया है, मैं बोलूंगा तभी आंसर करना है प्लीज, दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए ना। आपको मैं चैप्टर नंबर 8 का सवाल पूछ रहा हूं। ओके, दूसरा है मोनार्क सूरत। ओके, मैं बोलूंगा तब आंसर करना है, तब तक नहीं। ओके, तीसरा है सूरत गुरुकुल। ओके, मैं बोलूंगा तब आपको आंसर करना है, उससे पहले नहीं। एक वलसाड है, चलिए वलसाड वाले आप बोलिए, चलिए आज आपका टर्न आ गया। कौन सा फंक्शन है जो मेम्ब्रेन करेगा वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? सूरत गुरुकुल, आई विल बी कमिंग टू यू लेटर ऑन। पालनपुर, आई विल बी कमिंग टू यू। वलसाड, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। Ahmedabad, I am coming to you. I am coming to you later on. All right, चलिए, वलसाड की आवाज नहीं आ रही है। चलो गुरुकुल सूरत, चलो फटाफट। सॉरी, ओके, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं फंक्शन के बारे में पूछ रहा हूं। कौन से फंक्शन करेगा, मैं ये बोल रहा हूं। देखिए मेरे क्वेश्चन को आप समझिए। Exchange of materials. ओके, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ओके, चलो आई विल एक्सप्लेन इट लेटर।
आप म्यूट हो जाइए। मोनार्क, मोनार्क। Yes, sir. यस बेटा, फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन आपने जब हैंड रेस किया था, आई एम कमिंग टू यू नाउ। तो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। Good. जो मटेरियल को एक्ट करता है। ओके, फाइन। वही पता है आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, फाइन, ऑल राइट। ओके, वंस मोर, एक बार फिर से मैं मेरे क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा केयरफुली। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 8, राइट, जितने भी फंक्शंस समझाए गए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन इतने इतने फंक्शन कर रहा है, वो फंक्शन का लिस्ट मुझे चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए, अहमदाबाद सेंटर का हैंड रेस था, पोरबंदर में आ रहा हूं अभी आपके पास, डोंट वरी। सर, सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि सब्सटेंस को अलाउ करता है अंदर बाहर जाने के लिए। ओके, और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। Good. गुड, और रेस्पिरेशन, सेक्रेशन, फिर सरफेस एरिया इंक्रीज करना उसका। गुड, एक्सीलेंट आंसर, राइट। सो अबोव ऑल, अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो प्रोकैरियोटिक सेल करेगा, उसका एक ही रास्ता है उसके पास, वो है मेम्ब्रेन। रेस्पिरेशन भी वही करेगा। अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो उसका भी जो पूरा मटेरियल है वो कहां पे भरा है उसने, क्रोमेटोफोर के अंदर, वो भी मॉडिफिकेशन किसका है? तो वो भी मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है। अगर उसको डिवाइड होना है, से फॉर एग्जांपल, तो वहां पे भी उसकी जो रेप्लिकेशन में हेल्प करने वाला कौन होगा? मेम्ब्रेन ही होगा। जो भी काम करना है उसको, आई मीन जितना भी काम करना है उसको, एक ही चीज से वो कर सकता है, और वो है उसका मेम्ब्रेन। डू रिमेंबर, हमें जो याद रखना है यहां पे कि सबसे पहला लिविंग स्ट्रक्चर दुनिया का सेल मेम्ब्रेन है। अंडरस्टूड नाउ? दुनिया का सबसे पहला लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। किसी ने कुछ कर दिया है यहां पे, स्क्रीन पे जामनगर हरिया वाले ने कुछ घपला किया, बेला पोरबंदर वाला भी कुछ कर रहा है बीच बीच में। नहीं सर, हमने यहाँ से कुछ नहीं किया है। अच्छा, ऑटोमेटिक हो गया। हमने नहीं किया है कि वो ऑल राइट, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए, आई होप आई एम बैक टू यू। ऑल राइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं जहां पे था। दुनिया का सबसे पहला, अब म्यूट हो जाइए प्लीज, म्यूट हो जाइए प्लीज। ऑल राइट, दुनिया का सबसे पहला लिविंग जो चीज बना, जो मटेरियल बना, जो कंपोनेंट बना, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। देखिए, लेयर यहां पे 3 है। टू बी ऑनेस्ट टू डिस्क्राइब, ये लेयर 1 2 3 है। तीनों में से एक ही मेम्ब्रेन ऐसा है, ये मेम्ब्रेन ही ऐसा है जिसको पता चलता है कि इसको अंदर आने देना है या इसको अंदर आने देना नहीं है, कब आने देना है, कब आने देना नहीं है, और कितना आने देना है। एक मॉलिक्यूल आने देना है तो एक ही आने देगा। उसकी जरूरियात, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड जितनी होगी मेटाबॉलिज्म के अंदर, उतने ही मटेरियल को वो अलाउ करेगा अंदर आने के लिए। भले ही वो आ जा सकता है तो भी नहीं आने देगा। व्हाट आई मीन इज दैट, तो इसीलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बोला गया है सिलेक्टिवली परमिएबल। अंडरस्टूड नाउ? सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी ही उसको लिविंग बनाती है। डू रिमेंबर दिस। मैंने आपको एक चीज बोली कि यही एक लिविंग है,
तो लिविंग क्यों लिविंग है, उसका आंसर ये है क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसके पास सिलेक्टिबिलिटी है, ऐसी एबिलिटी कि वो सिलेक्ट कर सकता है कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये अभी नहीं आएगा, 10 मिनट बाद आएगा, वो डिसाइड कर सकता है। रेडी? तो ये एबिलिटी के लिए इसको मैंने अवार्ड दिया है लिविंग मेम्ब्रेन का। मैंने मतलब मुझे भी किसी ने बोला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने मीन्स ह्यूमंस ने इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहला स्ट्रक्चर बोला है, ये फर्स्ट लिविंग स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का यहां पे आपको मॉडिफिकेशन मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मॉडिफिकेशन समझाए गए हैं, किसके? सेल मेम्ब्रेन के, राइट? वो मॉडिफिकेशन क्या क्या है, वो आंसर भी मुझे आपसे चाहिए, जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है उसके हिसाब से, बराबर से। या तो वो मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म की तरफ अंदर जाके, या तो आउट बाहर जाके अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो व्हाट आर दोज फंक्शन? आइदर इनफोल्डिंग और आउट फोल्डिंग, दो टाइप के फोल्डिंग वहां पे होंगे, मैं उन दोनों फोल्डिंग की बात कर रहा हूं। ओके, पोरबंदर सेंटर में से सबसे पहले हैंड रेज हुआ है, दाहोद, आई एम कमिंग टू यू, दाहोद कमिंग टू यू। सर मिसोसोम्स। ओके, सबसे पहला आंसर मिसोजोम में लिख रहा हूं, दाहोद आई एम कमिंग टू यू, डोंट वरी। ओके, एक है इनफोल्डिंग, देखिए मैं लिख रहा हूं इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग में सबसे पहला मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, दैट इज मेसोजोम्स, राइट? ओके, अभी दाहोद सेंटर, एनी आंसर फ्रॉम यू? इनफोल्डिंग का टाइप नंबर 2 अगर पता है तो, इफ यू रिमेंबर इनफोल्डिंग। आई एम रिपीटिंग, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। दाहोद आपके पास आंसर है या नहीं है? सर क्रोमेटोफोर। ओके, गुड आंसर, क्रोमेटोफोर। यस, अहमदाबाद सेंटर, माय क्वेश्चन इज कि देखिए मैंने यहां पे सेल मेम्ब्रेन लिखा है, सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन हुआ और कुछ स्ट्रक्चर बने हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। वो मॉडिफिकेशन या तो अंदर की साइड हुए हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, या तो बाहर की तरफ हुए टुवर्ड्स एनवायरमेंटल, मींस आउटसाइड जो है वो। तो दोनों तरफ के मॉडिफिकेशन में सबसे पहले मैं इनफोल्डिंग की बात कर रहा हूं, मींस जो फोल्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो इसे जैसे ये दो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल एक मिसोजोम है, एक क्रोमेटोफोर है, ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग करके बने हुए हैं, राइट? इसके भी 3 टाइप है मिसोजोम के, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे बिकॉज इट विल गो लॉन्ग देन, राइट? ओके, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड नंबर के फोल्डिंग, आउट फोल्डिंग की। एक्सटेंशन जो बाहर की तरफ गए हैं, एक्सटेंशन जो बाहर की तरफ गए ऐसे स्ट्रक्चर। यस, सूरत गुरुकुल, सूरत गुरुकुल, पहले हाथ ऊपर, सूरत गुरुकुल का। SUV सूरत कमिंग टू यू लेटर ऑन, सॉरी। फ्लैजेला सर। यस, फ्लैजिल, SUV सूरत, SUV सूरत, फिम्ब्रियन पिली, सिलिया, फिम्ब्रियन पिली, ये सब आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स है, राइट? सो ये सब कंपोनेंट किसका है? ये सेल एल्वेनोप का ही ये पूरा कंपोनेंट है। सब जितना भी अभी हमने पढ़ा या तो वो डायरेक्ट लेयर्स है, स्ट्रक्चर है, मींस 3 लेयर, या तो उसके मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है ये सब। उसके पास दूसरी कोई ऑर्गेनल है नहीं, राइट? चलिए मैं यहां पे आ रहा हूं अब, सेकंड कंपोनेंट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, देखिए मैंने साइटोप्लाज्म नहीं लिखा है यहां पे, आई डिड नॉट राइट
cytoplasm. I wrote protoplasm. So I want clear cut meaning of protoplasm. किसको पता है? हैंड रेज करना है. साइटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इज पोरबंदर सेंटर, सेकंड इज नो वन. सेकंड इज नो वन. चलो पोरबंदर सेंटर, आंसर इट. पोरबंदर सेंटर, आंसर इट. Okay. Sir, please repeat the question. ये क्वेश्चन था. आई थॉट यू रेज द हैंड फॉर आंसर. Yes, I raised the hand for the answer, but I What is Very question. okay, what is meaning of protoplasm? cytoplasm plus nucleoplasm. Okay. All right. Any other answer of this question? Protoplasm. सर Yes. सर सेल वॉल के बिना का जो सेल होता है और उसमें लिविंग ऑर्गेनिल्स नहीं हो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. Okay. All right. No issue. So, say for example, आपने जो आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग बाहर का जो एनवेलप है, अगर उसको क्रॉस करके मैं अंदर आ गया तो अंदर जितना भी जो कंपोनेंट मुझे मिलेगा कलेक्टिवली मैं उसको प्रोटोप्लाज्म बोलूंगा. डू रिमेंबर दिस. इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म प्लस उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स है वो सब. राइट? इसका मतलब प्रोटो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनल. ऐसा आप ऐसे आपको याद रखना है. एंड प्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म. तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनल प्लस प्रोटोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बनेगा प्रोटोप्लाज्म. ये आपको याद रखना है ऐसे, ताकि क्या कि मगज में परफेक्टली वो फिट हो जाएगा, भूल नहीं पाओगे. अब मैं उसके लिविंग ऑर्गेनल की बात करूं, लिविंग ऑर्गेनल की बात करूं, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इनटू दिस सेल. एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहां पे नहीं है. इट इज क्लियर कट मेंशन. बट मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है इसके पास. पता है किसी को नाम? एसयूवी सूरत. एसयूवी सूरत. राइबोसोम्स. गुड. ओके. हरिया. विच काइंड ऑफ राइबोसोम? विच काइंड ऑफ राइबोसोम? हरिया. Type of ribosomes. Ahmedabad. Type of ribosome. Ahmedabad. Type of ribosome. Centriole, flagella. ब्लूटूथ से चार्ट आएगा वहां पे सीधा. सेंट्रियोल. ये क्या पहुंच गया भाई? अब भाई कहां पहुंच गया भाई? पोरबंदर. 70s. गुड. 70s राइबोसोम्स. सो दैट इज द ओनली स्ट्रक्चर. हाँ, माइक्रोबॉडीज होते हैं बट दैट इज नॉट काउंटेड एज ऑर्गेनल्स. राइट? वो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एंड वो दैट, बट दे आर नॉट ऑर्गेनल. ऑर्गेनल उसके पास एक ही है और उसका नाम है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स. देयर इज नथिंग एक्सेप्ट दिस. डन. नाउ आई एम कमिंग टू न्यूक्लियस. Now I am coming to nucleus. Nucleus is highly undeveloped because उसके पास कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है. आई रिपीट, उसके पास कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है.
इसका मतलब यह है कि डीएनए उसका जो है साइटोप्लाज्म के अंदर सीधा एक्सपोज्ड है, तैर रहा है उसके अंदर, आराम से घूम रहा है। बट हमें एक चीज पता है, वो चीज ये है कि न्यूक्लियस का जो उसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल उसका डीएनए, उसका फॉर्मेट न्यूक्लियोप्रोटीन दो पार्ट में डिवाइडेड है, टू टाइप्स में डिवाइडेड है। न्यूक्लियस का उसका जो डीएनए है या तो जेनेटिक मटेरियल है, दो टाइप का है। ये दोनों टाइप आपको मुझे रिमाइंड करवाने हैं, कौन से दो टाइप का ये डीएनए है उसके पास। ओके, बरोड़ा भाईली सेंटर। One genomic DNA and small circular DNA, S plasmid. ऑल राइट, मैं लिख रहा हूं यहां पे, वन इज जीनोमिक डीएनए एंड वन इज सर्कुलर डीएनए। गुड, ओके। जीनोमिक डीएनए उसका एक पर्टिकुलर नाम है, राइट? यस, जूनागढ़ सेंटर। what प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये है, इसको मैं प्लाज्मिड बोलूंगा। ये प्लाज्मिड है। ओए, एक पोरबंदर सेंटर वाले को ही सब आता है, वहां पे ही चैप्टर नंबर 8 अच्छी तरह से पढ़ा है, ऐसा लग रहा है। बोलिए पोरबंदर। सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल क्रोमोसोम क्रोमोसोमल डीएनए, सॉरी क्रोमोसोमल जीनोमिक डीएनए का दूसरा नाम क्रोमोसोमल डीएनए है, कॉमन नाम है, उसका स्पेसिफिक नाम, जैसे इसका कैसा मैंने प्लाज्मिड रखा, ऐसा इसका भी एक दूसरा नाम है। वाह, सूरत एसयूवी, सूरत एसयूवी, चलिए कंपटीशन में है। वाह वाह, यस यस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। डू रिमेंबर प्लीज, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अगर मैं उसको क्रोमोसोमल डीएनए बोलता हूं या उसको जीनोमिक डीएनए बोलता हूं, दोनों एक ही ऑलमोस्ट, बट उसका नाम जो है उसको न्यूक्लियोइड। सो ये न्यूक्लियोइड है, ये प्लाज्मिड है, दो है, राइट? ये न्यूक्लियोइड को मैंने जीनोमिक डीएनए क्यों बोला है? व्हाई इट इज कॉल्ड जीनोमिक डीएनए? किसी को पता है? पोरबंदर, चलो बोलो फटाफट। यार पोरबंदर बोलिए सर। हाँ, ओके, क्योंकि वो तो मेन वाला डीएनए वो है, प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा वाला है, जो सेक्सी की ट्रांसफर मैट्रिक्स आएगा, ट्रांसफर करने में एक्स्ट्रा डीएनए अंदर डालना उसको। ओके फाइन। इंजीनियर नाम पड़ता है। बरोड़ा पाइली, अहमदाबाद आई एम कमिंग टू यू, डोंट वरी, प्लीज वेट। बरोड़ा, Because it has genetic materials. जेनेटिक मटेरियल ये भी है, जेनेटिक मटेरियल ये भी है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है, बट व्हाई इट इज न्यूक्लियोइड या इट इज कॉल्ड जीनोमिक डीएनए ही क्यों है? वो उसका स्पेसिफिक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको मैं लिंक करके बोल सकता हूं, उसको जीनोमिक डीएनए इसीलिए बोला जाता है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। ऑल राइट, आई एम एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी। अहमदाबाद सेंटर, योर हैंड वर रेज्ड, आपका हैंड रेज था, पता है? जामनगर सेंटर, हरिया जामनगर। Because it is a thread-like structure. दोनों ऐसे ही है ऑलमोस्ट, दोनों सर्कुलर ही है, एक बड़ा सर्कल है तो उसको मैंने
कंडेंस करके रख दिया तो न्यूक्लियोइड होगा। दोनों सर्कुलर डीएनए ही है, ये बड़ा सर्कुलर डीएनए, ये छोटा सर्कुलर, तो ये सर्कुलर दिखेगा आपको, ये सर्कुलर दिखेगा नहीं क्योंकि उसको अंदर मैंने प्रोटीन भी डाल दिया है। ये सिर्फ डीएनए है, ये डीएनए प्लस प्रोटीन है। डू रिमेंबर दिस। म्यूट हो जाइए प्लीज, म्यूट हो जाइए। ओके, अहमदाबाद सेंटर। I'm not getting your voice properly. Identical genes or identical DNA present in the Okay, What is your identical? okay. Let me clarify this. जब भी आज के बाद जब भी आपको एक वर्ड मिलेगा जिसको मैं बोलूंगा ये जीनोम, इसका मतलब है, कौन है वो? मोनार्क, यस। सर वो आगे की स्लाइड में ना वो न्यूक्लियोइड वो डिफरेंस फिर से समझाओ। एक मिनट चालू रखना, बोलो। इसका दोनों का डिफरेंस ना, हाँ वो आपने बोला कि दोनों सर्कुलर। अच्छा ओके, दोनों सर्कुलर। एक बड़ा सर्कुलर है लेकिन उसको कम जगह पे अगर मुझे रखना है, अगर लंबा थ्रेड है, राइट, और उसको मुझे कंडेंस्ड करके रखना पड़ेगा। कंडेंस्ड करना मतलब फोल्डिंग करके रखना पड़ेगा, राइट। फोल्डिंग करके रखा है तो वो हो गया जीनोमिक या तो न्यूक्लियोइड डीएनए। और जो खुला रखे, क्योंकि छोटा सा सर्कल है, वो छोटा सा सर्कल है तो वो सर्कुलर फॉर्मेट में ही रहेगा, जिसको बाइंड करने के लिए मुझे कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ वो डीएनए है। और ये इसको मैंने कंडेंस करने के लिए मैंने एक प्रोटीन का यूज किया है, तो वो न्यूक्लियस प्लस और न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों है। न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ये। जो न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा उसको मैं बोलूंगा जीनोमिक डीएनए। पॉइंट टू बी नोटेड। जीनोमिक डीएनए का मतलब ही यही है कि वो न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, राइट। जो मैं वापस आता हूं यहां पे, जीनोम, हेप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए। ये कौन सा डीएनए? जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ऐसा डीएनए का एक सेट जिसको बोलेंगे जीनोम, राइट। इसका मतलब यह होता है कि इफ यू आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अगर आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो तो आपके पास दो जीनोम होते हैं। एक जीनोम स्पर्म सेल में से, मेल गैमिट में से, आपके फादर के पास से आपको मिला है। एक जीनोम का सेट आपको आपकी मदर ने एग सेल के थ्रू दिया है। यू हैव टू जीनोम इन योर सेल्स। दो सेट है आपके पास। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ऑल राइट। सो ये है उसका राज। मैं ऐसे जीन्स के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसे डीएनए के बारे में बात कर रहा हूं जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तब मैं उसको बोलूंगा जीनोमिक डीएनए। ये जीनोमिक डीएनए है जो उसकी सेल्यूलर फंक्शन, उसके मेटाबॉलिक फंक्शन, उसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसीलिए तो उसको क्रोमोसोमल डीएनए बोला। अभी किसी ने, शायद पोरबंदर ने बोला था कि उसको क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। तो इसीलिए उसको क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। चलो थम्स अप हो जाए एक बार। ऑल राइट, फाइन। अब मुझे जानना है कि तो ये क्यों दिया गया है? वाई सर्कुलर डीएनए इज गिवन? What is function of circular DNA? Only Porbandar.
ओनली फॉर 1 मिनट. हाँ, मोनार्क सूरत इज कमिंग ऑन द वे. वलसाड. कौन अनम्यूट हुआ? कौन अनम्यूट हुआ? ओके, ऑल राइट. ओके, वलसाड. चलिए, वलसाड. सर मैं मॉनिटर करता है फॉर्म किया है मेरे ओके, भाईली सेंटर बड़ोड़ा. सूरत पालनपुर कमिंग टू यू. जस्ट वेट. सर पेमेंट यस, बड़ोड़ा भाईली सेंटर. It has an characteristics which helps in resistance in the antibiotics. All right, good answer. As it is given in the textbook. तरसाली बड़ोड़ा. तरसाली. सर जब कभी भी कोई सेल्फी बॉन्ड में कोई फॉरेन डीएनए आएगा तो उसको मॉनिटराइजेशन करने का काम वो क्लासमेट डीएनए करेगा. Okay, no problem. Anything else? पोरबंदर. सर वो मेन डीएनए के जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं करता, वो कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर देगा और ऐसे जीन टैक्सी की तरह वर्क. There are two words I encountered. 2 वर्ड ऐसे हैं जो मैंने एनकाउंटर किए अभी. ओके, एक है फिनोटाइपिक कैरेक्टर, उसको ये कंट्रोल करता है. और एक जो मैंने वर्ड एनकाउंटर किया अभी आपके आंसर में से, वो है रेजिस्टेंस वाला. राइट, ये 2 वर्ड मुझे इंटरेस्टिंग लगे यहां पे. ये दोनों को मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं. रेडी? मोनार्क, इफ यू हैव समथिंग टू से. मोनार्क, इफ यू हैव समथिंग टू से. Yes or no? All right. I'm moving forward. Sir, Yes, sir. phenotypical characters in bacteria. Can you repeat it again for me? Antibiotic resistance, genes and phenotypical character in bacteria. हो गया दोनों. बस वहीं पे मैं आ रहा हूं अभी. फाइन. ओके, आपको इसके लिए उसके ओरिजिन तक जाना पड़ेगा. जब सबसे पहली बार ये सेल अर्थ में बने, मॉडिफाई होके, वो ऐसा समय था, ऐसा टाइम था जब एटमॉस्फेयर अर्थ का बहुत ही खराब था. राइट, थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, दीज दैट, ऐसा ट्रेजिक एटमॉस्फेयर था. व्हाट आई मीन, सो अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर. अर्थ की सरफेस हॉट, अर्थ के ऊपर पानी, पानी हॉट. राइट, अगर हॉट नहीं है, एसिडिक है. राइट, या तो हाईली सॉल्टी है. ये सभी एक्सट्रीम सिचुएशन थी, तब ये सेल बने हैं सबसे पहले. तो उसको चाहिए प्रोटेक्शन. क्या चाहिए? प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन मिलेगा किससे? तो हमने वो 3 टाइप के जो एनवेलप है उसमें से ये 2 ऐसे हैं जो उसको
इसमें ये प्रोटेक्टिव है और ये उसका शेप मेंटेन करेगा। डू रिमेंबर, सेल वॉल इज गिविंग सेल अ पर्टिकुलर शेप, ये उसका मेजर फंक्शन है, प्रोटेक्शन नहीं है। सेल वॉल प्रोटेक्शन नहीं देता है। हाँ, प्लांट में ऐसा आपको शायद देखने को मिलेगा कि उसने ऐसा लिखा होगा कि इट इज प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बर्स्टिंग, ऐसा लिखा है कहीं पर, अगर किसी को याद है तो। राइट? यस अहमदाबाद। All right, no issue. So glycocalyx is protective by its nature, वो प्रोटेक्टिव लेयर है हम ये सेल का। अब इनको 24/7 प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट में कभी भी या तो गर्मी से, या तो हॉट वाटर से, या तो एसिडिक एटमॉस्फेयर से, या तो सॉल्टी एटमॉस्फेयर से, ये एनवेलप जो है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है, उसके ऊपर उसका कंटिन्यूअस इफेक्ट आता है। या तो टूटता है, या तो फूटता है, या तो वेर एंड टेयर हो जाता है। वेर एंड टेयर का मतलब है उसको कंटिन्यूअस मेंटेनेंस चाहिए। तो उसने क्या अरेंजमेंट किया उसके लिए? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ग्लाइकोकैलिक्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसने इसको बनाया। अब आपको समझ में आना चाहिए, इसकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर्कुलर डीएनए या तो प्लाज्मिड की। राइट? तो सबसे बाहर कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। इसको कौन बनाता है? प्लाज्मिड बनाता है। सबसे बाहर कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। बाहर जो दिखता है ना, इसको हम फिनोटिपिक कैरेक्टर बोलते हैं। राइट? अपना जो शेप साइज आपको दिखता है, बाहर से जो दिखता है, उसको हम फिनोटिपिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो उसका मीनिंग आपको इस हिसाब से लगाना है। फिनोटिपिक कैरेक्टर जो आपके 8th चैप्टर के अंदर दिया है कि प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिनोटिपिकल कैरेक्टर, उसको आपको यहां पे अप्लाई करना है, बिकॉज इट इज मेंटेनिंग ग्लाइकोकैलिक्स। इसलिए वहां पे ऐसा लिखा है कि वो फिनोटिपिक कैरेक्टर को मेंटेन करता है। रेडी? यस और नो? सर एक मिनट, कौन है सर? लेकिन कौन सा सेंटर? मुझे पोरबंदर। ओके, बोलिए। हम क्या बोला कि प्लाज्मिड कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। तो अगर उस टाइम में भी इतने गर्म टेम्परेचर था आसपास का, तो उसमें हेल्प करे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डेड सी में भी ऑर्गेनिज्म लिविंग हो? है ही, ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, आएगा अभी। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, है ना? ओके, सो ग्लाइकोकैलिक्स फिनोटिपिक कैरेक्टर को, इसको मेंटेन करता है। चलिए अब मैं बात करता हूं एक रेजिस्टेंस की। हाँ, कौन है? वलसाड। फिर से हाँ, व्हाई नॉट, श्योरली। चलिए, जो लास्ट में मैंने समझाया वो ये समझाया है कि ये सर्कुलर डीएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है ग्लाइकोकैलिक्स को मेंटेन करने की। ग्लाइकोकैलिक्स को वो मेंटेन करता है। अब मैं ग्लाइकोकैलिक्स की बात करूं तो अगर मैं कोई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इसको देखता हूं, तो सबसे पहले मुझे उसका जो उसकी सबसे बाहर की सरफेस है वही दिखने को मिलेगी ना। सो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कोई भी ऑर्गेनिज्म के जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, उसको मैं फिनोटिपिकल कैरेक्टर बोलूंगा। राइट? तो अगर मैं ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर बनता है वो बोलूं,
या फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है, वो दोनों का मतलब एक ही होता है। सो इसलिए यहां पे आपको समझाया गया है कि वो फिनोटिपिकल कैरेक्टर को मेंटेन करता है प्लाज्मिड। रेडी? वलसाड सेंटर। ऑल राइट, फाइन। अब मैं रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा हूं। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, देखिए ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसके लिए दिल, दिमाग, हार्ट, जितने भी सेंसेस ऑर्गन आपके पास है, उन सब को खुला रख के समझना पड़ेगा इसको आपको। मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है थोड़ी। ओके, जब भी सही फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी इन्फेक्शन होता है, सही फॉर एग्जांपल मुझे इन्फेक्शन हुआ है, मेरे अंदर बैक्टीरिया घुसा हुआ है, राइट, और मुझे उस ड्यू टू दैट फीवर आ गया, तो पहला तो मैं क्या करूंगा, एक दिन वेट करूंगा कि ये तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अपने पास ऐसा सुपर पावर है कि अपने को कुछ नहीं हो सकता है, काइंड ऑफ एटीट्यूड, यू नो, हवा जिसको बोलते हैं ना, हम डॉक्टर के पास जाए वो हम नहीं, ऐसा। तो एक आध दिन वो हो सकता है, बट उसके बाद आपका अगर फीवर का लेवल बढ़ गया, सो योर बॉडी स्टार्ट फीलिंग वीक, राइट। तब आपको सेंस आएगी कि नहीं नहीं अभी तो डॉक्टर के पास जाना है। आप अगर नहीं बोलोगे तो मम्मी पापा बोलेंगे, या तो रेक्टर हॉस्टल में रहते हैं तो बोलेंगे कि दवाई लेने जाना पड़ेगा। दवाई लेने क्यों गए भैया आप? वो हवा थी वो निकल गई ना, है ना। सो दवाई लेने जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको तकलीफ हुई है, इसलिए। हमें जो वर्ड पकड़ना है वो ये पकड़ना है कि मुझे तकलीफ हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी मुझे कि ये लीजिए भैया, मैं आपको ये 3 दिन का कोर्स दे रहा हूं, 3 दिन को आपको सुबह शाम ये दवा लेनी है और 3 दिन में ठीक हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, सबके साथ ये होता है, या तो हो गया है। 3 दिन के बाद अगर ठीक नहीं हुआ तो आपको फिर से आना है, ऐसा बोलेंगे डॉक्टर। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ठीक हो ही जाता है, वो डॉक्टर को भी पता है ना। लेकिन वो जो दवाई आपको दी गई है, वो दवाई का एक कंटेंट होता है एंटीबायोटिक। नाम किसने सुना है? हैंड रेज करिए। एंटीबायोटिक। वाह, सभी होशियार है मेरे सामने बैठे हुए, पूरी सेना मेरी बायोलॉजी की। गुड, चलो। एंटीबायोटिक का मतलब होता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, राइट। एंटी मीन्स अगेंस्ट। बायोटिक मतलब बायोटा, बायोटा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगेंस्ट में मैंने उसको यूज करना है। जो केमिकल मेडिसिन के अंदर है, वो केमिकल मैंने मेरे बॉडी के अंदर घुसे हुए बैक्टीरिया को मारने के लिए लिया है। एंटी बायोटिक इसलिए बोलते हैं उसको। अगर वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए है, ऐसी दवाई को मैं बोलूंगा एंटीबायोटिक। आई रिपीट द सेंटेंस। जो केमिकल सब्सटेंस, जो दवाई, जो ड्रग मैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसको इनएक्टिव करने के लिए, उसको फेल करने के लिए यूज करूंगा, उसको मैं बोलूंगा एंटीबायोटिक। आपको थम्स अप करके समझना है। ऑल राइट, ऑल राइट, फाइन, ओके। अब मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में आता हूं। जामनगर वाले भैया ऐसे ऐसे नहीं करना है भाई, है ना। यहां सब दिखता है, यहां पे स्क्रीन पे, है ना, सब दिखता है। ओके, हम कहां पे थे? हाँ, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में आता हूं। देखो, मुझे तकलीफ हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया कि नहीं गया? तो आप जो मेडिसिन लेने वाले हो, उससे बैक्टीरिया को तकलीफ होगी या नहीं होगी? बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एम आई करेक्ट और नॉट? सो बैक्टीरिया को तकलीफ होगी तो बैक्टीरिया भी कुछ ना कुछ तो करेगा ना, राइट। बैक्टीरिया भी कुछ ना कुछ करेगा। वो जो करेगा ना, उसको ये बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो जो काम करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड नाउ? अब वो रेजिस्टेंस में ये प्लाज्मिड कहां से आया उसकी बात समझाता हूं मैं आपको, राइट। प्लाज्मिड कहां से घुसा रेजिस्टेंस में, वो आपको समझाता हूं। केयरफुली समझना है आपको,
केयरफुली। अगर बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया, से फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर किसी को घुसना है तो सबसे पहले उसको किसको चीरना पड़ेगा? ग्लाइकोकैलिक्स को। ग्लाइकोकैलिक्स के थ्रू ही उसको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो भी मॉलिक्यूल यहां पे है वो मॉलिक्यूल किसके साथ ज्वाइंट होगा? ग्लाइकोकैलिक्स के साथ वो पहले ज्वाइंट अटैच होता है, अटैच। वो अटैच जहां पे होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना है, ये बात को याद रखना है कि वो जहां पे अटैच होता है ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर, जहां पे अटैच होता है वो मॉलिक्यूल प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स का प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके साथ वो एंटीबायोटिक ड्रग ज्वाइंट होगा यहां पे और उसके थ्रू अंदर जाएगा वो। तो ये प्रोटीन जो ग्लाइकोकैलिक्स का प्रोटीन है, ये और ये जो दवाई है, ये दोनों एक दूसरे के साथ, उसका स्ट्रक्चर जो है ना मैच होता है, मैचिंग है, कॉम्प्लीमेंटरी है। समझ गए हो आप मैं जो बात समझा रहा हूं? यस और नो? थम्स अप करो ना, पता चले मुझे, थम्स अप करो, पता चले मुझे। ओके ओके ओके। अब ये तो बैक्टीरिया के पास है, ये बैक्टीरिया के, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि बैक्टीरिया के पास ऐसा स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या किया पता है? ये स्ट्रक्चर को केयरफुली स्टडी किया, बैक्टीरिया के ये प्रोटीन को केयरफुली स्टडी किया, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने एक ड्रग बनाया, एंड वो ड्रग को यहां पे इसको सप्रेस करने के लिए यूज किया। तो बैक्टीरिया क्या करता है पता है? खुद को बचाने के लिए ये प्रोटीन बदल देता है। क्या बदल देता है? ये प्रोटीन बदल देता है दूसरे, ये हो गया, अब ये प्रोटीन बदल गया, देखिए। अब इसके साथ ये एंटीबायोटिक जो आएगा वो मैच नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं, स्लिप हो रहा है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता है। उसके पास दिमाग नहीं है फिर भी आइडिया है ना? अगर वो प्रोटीन बदलना चाहता है, राइट, तो ग्लाइकोकैलिक्स को बनाता कौन है? प्लाज्मिड। बनाता कौन है? प्लाज्मिड। तो जो भी करना है किसको करना पड़ेगा? प्लाज्मिड को करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इसलिए प्लाज्मिड जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस क्रिएशन। जो भी रेजिस्टेंट क्रिएट होगा वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्लाज्मिड की। ओके, प्लाज्मिड क्या है? डीएनए है। और मैंने रेजिस्टेंस के लिए जिस मॉलिक्यूल का बात की थी वो मॉलिक्यूल तो प्रोटीन है, वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन सिंथेसिस, यस, एक डाउट है, मतलब अगर ऐसा होगा कि बैक्टीरिया अगर प्रोटीन चेंज करेगा तो मतलब एंटीबायोटिक्स पे can you please repeat the questions bit slowly? हाँ सर, मतलब ऐसा है कि अगर बैक्टीरिया अगर प्रोटीन चेंज करेगा तो एंटीबायोटिक का असर कैसे? हाँ, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम हर 5-10 साल में नई टाइप की एंटीबायोटिक बनाते हैं। सो वी हैव रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। Understood? Right now in market there are many antibiotics, not single type of antibiotics. Understood? So you are saying is right phenomena. वो टाइम बाय टाइम हमें भी चेंज करनी पड़ती है, हम चेंज कर देते हैं, राइट? उसका रेजिस्टेंस देख के वो जिस टाइप का प्रोटीन बनाएंगे हम अगेन दूसरे टाइप की एंटीबायोटिक बना लेंगे उसके हिसाब से, तो वो फिर से चेंज कर देगा अपने प्रोटीन को। वो मच्छर अगरबत्ती वाला है, पहले मच्छर अगरबत्ती थी, अब वो जलाते हो तो मच्छर उसके ऊपर डांस करते हैं कि चलिए बजा ले तू, जितनी बजा ले उतना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? क्यों? क्योंकि मच्छर ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है उसके अगेंस्ट में। तो हमने क्या किया था, दूसरी एक मैकेनिज्म आई थी बीच में, ऐसी पेपर वाली वो ऐसी थी ऐसा कुछ। अब उसके बाद उसका भी रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद वो क्रीम आई थी, क्रीम चौपड़ के हुना होता था, तो रात को ऐसे काफी सारे लोग ऐसे ऐसे चूसते होते मूड, तो वो क्रीम सरी पूरी अंदर चली जाती थी, तो वो सिस्टम भी फैल गया। उसके बाद वो लिक्विडेटर आया, लिक्विडेटर में बाद में किया, वो गली गली खांचे खांचे में जाके वो ढूंढ के मारता है, ऐसी अभी मैकेनिज्म आ गई। स्विच वाली, स्विच ऐसे करो ऊपर, स्विच नीचे करो। सो वो क्या है, वो यही तो दिखाता है ना, रेजिस्टेंस ही दिखाता है। द सेम फिनोमेना इज एप्लीकेबल देयर। अंडरस्टूड? सो ये चीज है जो ये डीएनए के पास, ये डीएनए के पास वो पावर है।
ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है और ये आपकी मतलब बैक्टीरिया की जो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर है उसका मेंटेनेंस करेगा. सो दैट्स व्हाट ऑलमोस्ट जितने भी मेजर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर है अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल उसको हमने जस्टिफाई कर लिया है. ऑलमोस्ट वही यहां पे दिए गए हैं जो रिपीट किया है हमने. ये पूरा जो जिसको बोलते हैं ना पार्ट्स, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इनटू चैप्टर नंबर 8. I would like to revise it because I wanted to start perfectly this point कि आपको दिमाग में से स्लिप हो ही नहीं, ऐसे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू विथ रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया और मोनेरा किंगडम. बैक्टीरिया, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है कहीं पे भी आप जाओ वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. Air, they are present. Water, they are present. Right? Soil, inside the soil, they are present. On the soil, they are present. In your body, they are present. On your body, it is present. Everywhere they are. So, इसलिए यहाँ पे लिखा है they are most abundant animal. Organism. Okay, hundreds of the bacteria. आपने भले यहां पे 100 लिखा है, इट इज थाउजेंड्स ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनटू जस्ट एक हैंडफुल ऑफ मिट्टी ले लो ना आप, हैंडफुल ऑफ मिट्टी, तो उसमें हजारों बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं. राइट? दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जिसके बारे में मैं अभी बात की. एक्सट्रीम हैबिटेट में वो जिंदा रह सकते हैं. चाहे गर्म पानी हो 100 डिग्री, दे कैन लिव. चाहे एक्सट्रीम सॉल्टी है वाटर, दे कैन लिव. एसिडिक मीडियम है, दे कैन लिव. बेसिक मीडियम है, दे कैन लिव. कहीं पे भी आप उसको रख दो, दे कैन लिव. हॉट स्प्रिंग के अंदर मिलेंगे आपको, डेजर्ट में आपको मिलेंगे, स्नो के अंदर दबे मिलेंगे, डीप ओशन के अंदर भी आपको वो मिलेंगे. जहां पे भी आप नजर डालो आपको बैक्टीरिया मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके, मेनी आर पैरासाइट्स. पैरासाइट का नाम सुना है कभी? पैरासाइट को डिफाइन कर सकता है कोई मेरे लिए? पैरासाइट को डिफाइन कर सकता है कोई? अहमदाबाद सेंटर, पैरासाइट. The living organism which take their food by hosting the other bodies called as parasite. All right, fine. Any other than that, जो आंसर मिला है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट की बॉडी में से उसके ऊपर लिविंग अपना सस्टेनेंस मेंटेन करे. राइट? उसके अलावा यस, पोरबंदर सेंटर. उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा वो विदाउट किलिंग है. विदाउट, जिसके ऊपर भी वो डिपेंडेंट है उसको मारेगा नहीं विदाउट किलिंग. ओके, ओनली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा. ओके, ओनली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा. राइट? ओनली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा. यस, दैट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेफिनेशन. वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में से तो वो तो हम भी लेते हैं ना, हम भी प्लांट्स को ही खाते हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में से ही लेते हैं हम. बट फिर भी वी आर नॉट पैरासाइटिक. तो पैरासाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि वो अपने होस्ट में से होस्ट को लाइव रख के, यस, होस्ट के ऊपर या तो होस्ट के अंदर, होस्ट को लाइव रख के डायरेक्टली होस्ट का न्यूट्रिएंट्स को सीधा अब्सॉर्ब करते हैं. तो ये करेक्ट डेफिनेशन है आपकी. राइट? तो वो जिसके अंदर घुसेंगे उसको वो जिंदा रख. हम अगर प्लांट को, तो प्लांट को काट के कुकर के अंदर सब्जी बना के खाते हैं ना, मार के. तो वो ऐसा नहीं करते, वो लाइव रखते हैं उसको और उसमें से सीधा फीस्ट मतलब पार्टी करते हैं उसके अंदर, है ना. सो उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि वो जिंदा रखते हैं अपने होस्ट को और उसकी न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली लेते हैं. उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है, वो ही काम करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड पैरासाइट. डू रिमेंबर, पैरासाइट की डेफिनेशन को आपको इस हिसाब से याद रखना है.
4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 4 टाइप है। नाउ वो 4 टाइप किसके ऊपर से है? बेस्ड ऑन इट्स शेप, वो किस शेप के दिखेंगे आपको, राइट, उसके ऊपर से उसके 4 टाइप करे गए हैं, राइट। सो से फॉर एग्जाम्पल, अगर शेप है स्फेरिकल, आई रिपीट, अगर वो शेप है स्फीयर, स्फेरिकल, लाइक दिस वन, ये है, ये स्फेरिकल है, ये ग्रेप्स नहीं है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए किसी के, राइट। सो ये स्फेरिकल शेप है। अगर स्फेरिकल शेप है तो उसको मैं बोलूंगा, ये फर्स्ट नंबर, कोकस बैक्टीरिया। कोकस उसके ग्रुप का नाम है, राइट, इसको बोलूंगा मैं कोकस बैक्टीरिया। ओके, सेकंड, अगर वो रोड शेप्ड है, रोड शेप मतलब वो रोड मतलब ये पूरा, ये सीधा लंबा रोड होता है ना लोखंड का, जिससे हम मारते हैं एक दूसरे को, है ना, तो वो रोड शेप का अगर होगा, लाइक दिस, ये है रोड शेप, ये है रोड शेप, ये है रोड शेप, तो उसको मैं बोलूंगा बेसिलस। क्या बोलूंगा? बेसिलस, राइट। ओके, थर्ड वन, अगर वो कोमा शेप है, कोमा, राइट, कोमा शेप अगर है तो उसको मैं बोलूंगा विब्रियम। क्या बोलूंगा मैं? विब्रियम। एंड फोर्थ, स्पाइरल है, स्पाइरल, स्प्रिंग जैसा, तो उसको मैं बोलूंगा स्पिरिलियम। तो ये 4 शेप है, ये कोमा शेप है, ये स्लाइटली बेंड, ये स्लाइटली बेंड है, राइट, ये स्लाइटली बेंड है, लेकिन ये अगर देखिए आप स्प्रिंग जैसा ऐसा, राइट, सो ये स्पिरिलियम है। अगर ये स्प्रिंग जैसा है, ये कोमा शेप्ड है, राइट। सो अगर कोमा शेप्ड है तो उसको मैं बोलूंगा विब्रियो। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव शेप। आई रिपीट, अगर स्फेरिकल है तो मैं बोलूंगा कोकस बैक्टीरिया, अगर रोड शेप्ड है तो मैं उसको बोलूंगा बेसिलस बैक्टीरिया, अगर मैं कोमा शेप है तो उसको बोलूंगा मैं विब्रियो, एंड अगर स्पाइरल है तो उसको बोलते हैं स्पिरिलियम। तो ये 4 बेसिक टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं आपके राउंड। ऑल राइट, अब बात जो आएगी वो उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की आएगी, राइट, कि बीइंग मोनेरा, बीइंग प्रोकैरियोटिक सेल, उसकी क्या स्पेसिफिक फीचर्स है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हमने एक्सप्लेन कर लिया है ऑलरेडी, हम देख चुके हैं रिवाइज करके चैप्टर नंबर 8 का पूरा कंटेंट। उसी के बेस पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन अभी फर्दर डीप जाएगा, थोड़ा और डीप जाने वाला है, राइट। ओके, सो 4 बज चुके हैं, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग इट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे, रेडी। सो मंडे को हम फिर से मिलेंगे एंड वी विल मूव फर्दर विथ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा। टिल देन enjoy your days. Yes sir. सर, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, उसका आपको मटेरियल देना बाकी है। मटेरियल ऑलरेडी सेंड हो चुका है बेटा, यहाँ से बोल दिया मैंने। ओके सर, तो ये लेटेस्ट होगा ना? हाँ, वाह, हो सब होगा। ओके सर, हाँ, ओके बेटा, अच्छा।